हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग अच्छे से होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो गाइस आपका सबसे पहले तो हमारे यूट्यूब चैनल आइस क्यूब से आइस क्यूब पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है उसका नाम है प्रधानमंत्री, या आप जिनको कहते हैं प्राइम मिनिस्टर, है ना। सारे बच्चे जानते ही होंगे कि ये प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं, प्रधानमंत्री कौन होते हैं। आजकल अगर आप बच्चे से भी पूछेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री कौन है तो तुरंत बता देंगे कि प्रधानमंत्री जी मोदी हैं। ठीक है, भले ही उस बच्चे को नहीं पता है कि प्रधानमंत्री कौन होते हैं, बट ये जरूर बता देंगे कि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। आज हम इस चैप्टर में ये देखेंगे कि ये जो पीएम होते हैं ये आपके अपॉइंट होते हैं, ठीक है, या फिर ये नॉमिनेट होते हैं, या फिर इनका इलेक्शन होता है। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चे के दिमाग में यही आता है। लेकिन उससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, ध्यान से आप सुन लेंगे एक बार, कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, जिनको आप क्या बोलते हैं, मंत्री परिषद। ठीक है, इस मंत्री परिषद के ये आपके जो प्रधानमंत्री होते हैं ये कौन होते हैं, हेड होते हैं, या आप कह सकते हैं कि प्रधान होते हैं। ठीक है, और आपके जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं यही वास्तविक, जैसे कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव पावर्स आपने पढ़ी हैं। किस में पढ़ी है, आपने पढ़ा है आर्टिकल 53। एक बार आप जरा ध्यान से सुनेंगे, ये जो आर्टिकल 53 है, इस आर्टिकल 53 में कहा गया है कि जो आपकी संघीय कार्यपालिका शक्तियां होंगी, जिनको आप बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, कौन सी एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव की जो पावर्स हैं वो आर्टिकल 53 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति में निहित होती हैं, या वेस्टेड इन प्रेसिडेंट होती हैं। ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर्स किस में वेस्टेड होती हैं, प्रेसिडेंट में। लेकिन इसी आर्टिकल में यह भी लिखा गया है कि उन पावर्स का यूज प्रेसिडेंट या तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टर्म उसमें यूज नहीं है, मैं लिख के दिखा देती हूं कि इस आर्टिकल में लिखा गया है कि जो यूनियन एग्जीक्यूटिव, ध्यान से सुनेंगे, जो यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं इसको बोलते हैं संघीय कार्यपालिका शक्तियां, संघीय कार्यपालिका शक्तियां। ठीक है, तो जो आपकी यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं इनके बारे में हम बात करते हैं। यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर्स बेटा ये वेस्टेड होती हैं, या आप कह सकते हैं निहित होती हैं, किसमें, तो आपको ध्यान रखना है कि मैम ये निहित होती हैं प्रेसिडेंट में या राष्ट्रपति में होती है। और सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर्स जो होती हैं वो राष्ट्रपति के पास होती हैं, और राष्ट्रपति इनका दो तरीके से यूज करते हैं, या तो स्वयं, ठीक है, यानी कि बाय हिम, और दूसरे तरीका होता है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से, अधीनस्थ अधिकारी। ठीक है, इसको अधीनस्थ अधिकारी को इंग्लिश में बोलते हैं सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स, सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स। ठीक है, तो इन सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स मतलब कि कुछ पावर्स ऐसी होती हैं जिनका यूज राष्ट्रपति खुद करते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट पावर्स यानी कि अधिकतम शक्तियों का जो प्रयोग करते हैं राष्ट्रपति इन अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करते हैं। तो ये जो अधीनस्थ अधिकारी जो एक्चुअल में टर्म है, आपको जो मैंने पीछे बताया था, क्या पढ़ाया था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, है ना। तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए ये वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए, मंत्री परिषद के लिए ये सबऑर्डिनेट टर्म यूज किया गया है। और मैं आपको ये भी बता चुकी हूं कि इस मंत्री परिषद के जो प्रधान होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो पावर्स तो आपके प्रेसिडेंट के पास हैं, बट इन पावर्स का यूज प्रेसिडेंट सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स के सजेशन पर करते हैं, उनकी सलाह पर करते हैं, उनकी एडवाइस पर करते हैं, और
इसीलिए कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका जो वास्तविक प्रधान होते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन इसीलिए बनता है कि जो रियल हेड होते हैं वो कौन होते हैं। तो रियल हेड जो होते हैं वो आपके प्रधानमंत्री ही होते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ही एक्चुअल में, या प्रधानमंत्री की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वही एक्चुअल पावर्स का यूज करते हैं, वही वास्तव में शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ये राष्ट्रपति तो बेटा केवल और केवल नॉमिनल, ठीक है, नॉमिनल या आप कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, नॉमिनल या कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, मतलब कि या तो नाम मात्र का प्रधान होते हैं या इनको आप कहते हैं कि ये संवैधानिक प्रधान होते हैं, ठीक है, संवैधानिक या नाम मात्र के प्रधान होते हैं, आपके नॉमिनल या कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं। इनके पास में शक्तियां तो जरूर हैं, बट ये उन पावर्स का यूज कैसे कर रहे हैं, इन सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स के थ्रू कर रहे हैं, और इन सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स का मतलब है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और इसके हेड कौन है, पीएम है। तो इसीलिए प्रधानमंत्री को वास्तविक प्रधान कहा जाता है, क्योंकि यही एक्चुअल में पावर्स का यूज करते हैं अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ में। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि हमारे यहाँ पर जो प्रधानमंत्री होते हैं मैम, वो अपॉइंट होते हैं, नॉमिनेट होते हैं, या फिर उनका इलेक्शन होता है। हिंदी लिख लेंगे, हिंदी में अपॉइंट को बोलते हैं नियुक्ति, नॉमिनेटेड को बोलते हैं मनोनीत, ठीक है, और यहां पर इलेक्शन को बोलते हैं निर्वाचन। तो आप सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि राष्ट्र जो प्रधानमंत्री हैं उनका ना तो इलेक्शन होता है, ना ही ये नॉमिनेट होते हैं, बल्कि ये अपॉइंट होते हैं। ये मैं आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में भी बता चुकी हूं, लेकिन यहाँ पे हम इस चीज को और एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, और इसके लिए मैं दोबारा आपको बताती हूँ आर्टिकल 75 का सब क्लॉज 1। इस आर्टिकल में क्लियरली लिखा गया है कि जो प्रेसिडेंट हैं, जो राष्ट्रपति हैं, वो किसको अपॉइंट करेंगे, तो मैम राष्ट्रपति जो हैं वो हमारे पीएम को अपॉइंट करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं, नियुक्त करते हैं, कौन करते हैं, राष्ट्रपति। कहाँ कहा गया है, आर्टिकल 75 के सब क्लॉज 1 में कहा गया है मैम, ठीक है। तो पीएम क्यों अपॉइंट किया जाता है, ध्यान रखिएगा, कभी भी पीएम का इलेक्शन नहीं होता है। इलेक्शन इनका जो होता है वो या तो एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, या फिर एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है, या तो लोकसभा के सदस्य के रूप में, लोकसभा सदस्य के रूप में, या फिर राज्यसभा सदस्य के रूप में, राज्यसभा सदस्य के रूप में, ठीक है। इन दोनों में से किसी भी हाउस के मेंबर के रूप में तो इनका इलेक्शन होता है, बट इनका कभी भी प्रेसिडेंट, आप कहें कि प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री का कभी इलेक्शन नहीं होता, क्योंकि प्रधानमंत्री लोकसभा का भी मेंबर बन सकता है और प्रधानमंत्री राज्यसभा का भी मेंबर बन सकता है, और इसका जो इलेक्शन होता है वो मेंबर के रूप में होता है, पर इसका पीएम के अगर हम नाम लेंगे तो पीएम की हमेशा अपॉइंटमेंट होती है। और ये बात आपके आर्टिकल 75 के सब क्लॉज 1 में क्लियरली लिखी गई है। बट अब बात यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि ये जो प्रेसिडेंट होते हैं मैम, क्या ये जो पीएम को अपॉइंट करते हैं ये अपनी मर्जी से किसी को भी पीएम अपॉइंट कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपके राष्ट्रपति केवल उसी पर्सन को यहां पर पीएम अपॉइंट करेंगे जिस, ध्यान से सुनिएगा, जिस पॉलिटिकल पार्टी, जिनको आप बोलते हैं राजनीतिक दल, ठीक है, राजनीतिक दल, इस राजनीतिक दल में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जिस राजनीतिक दल को इस लोकसभा में मेजॉरिटी होगी, ठीक है, जिसको यहां पर बहुमत होगा, उसी के लीडर को, इस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को, इसी के नेता को, ठीक है, इसी के नेता को यहां पर राष्ट्रपति पीएम अपॉइंट करते हैं। उनके पास में यहां पे अपनी मर्जी नहीं चलेगी कि वो किसी को भी पीएम बना दे।
ये आप ध्यान रखेंगे कि जिस पॉलिटिकल पार्टी को लोकसभा में मेजॉरिटी होगी, जिसके पास में बहुमत होगा और जो लोकसभा में सरकार बना सकती है पॉलिटिकल पार्टी, उसी के लीडर को, उसी के नेता को राष्ट्रपति पीएम अपॉइंट करते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आप क्वेश्चन करेंगे कि मैम अगर ऐसा हो जाए कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को लोकसभा में मेजॉरिटी मिले ही ना, तब क्या होगा? तब उस कंडीशन में राष्ट्रपति फिर अपनी मर्जी से, ध्यान से सुनिएगा, जब आपके लोकसभा में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी भी राजनीतिक दल को क्लियर मेजॉरिटी नहीं होगी, स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा, उस कंडीशन में आपके प्रेसिडेंट फिर अपनी मर्जी से पीएम अपॉइंट करेंगे। किसको करेंगे? ये राष्ट्रपति देखेंगे, एक मिनट, ये राष्ट्रपति यहां पर देखेंगे कि भैया कौन सी वो पार्टी है, कौन सा वो दल है जो सबसे बड़ा है, या फिर वो देखेंगे कि कौन सी पार्टीज ऐसी हैं जो गठबंधन की सरकार बना सकती हैं, या सबसे बड़ा गठबंधन है, कोएलिशन गवर्नमेंट्स उनको बोला जाता है। तो ये देखेंगे कि सबसे बड़ा राजनीतिक दल या तो उसके लीडर को बनाएंगे, या फिर जो कोएलिशन गवर्नमेंट बनाए, मतलब जो कोएलिशन पार्टी होंगी, जो गठबंधन के दल होंगे, उनमें से फिर ये पीएम बनाएंगे। ये देखेंगे कि कौन से वो, किस पार्टी में वो कैपेबिलिटी है, किस पार्टी में वो क्षमता है कि वो लोकसभा में मेजॉरिटी प्रूफ कर सकते हैं। फिर इस कंडीशन में फिर प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से पीएम अपॉइंट करते हैं, ठीक है। लेकिन हमेशा आपको ध्यान रखना है कि सिंपल कंडीशन में लोकसभा में जिस भी पार्टी को मेजॉरिटी होगी, जैसे बीजेपी को आज के टाइम पे लोकसभा में मेजॉरिटी है, बहुमत है, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो बीजेपी के ही मेंबर हैं। तो बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक राजनीतिक दल है, तो इसीलिए आपके पीएम मोदी जी, क्योंकि वो आपके बीजेपी गवर्नमेंट के यहाँ पर सदस्य हैं, ठीक है, और उनको उस बीजेपी गवर्नमेंट को लोकसभा में मेजॉरिटी भी है, उसने अपनी सरकार भी बनाई है, और इसीलिए आपके प्रेसिडेंट ने उनको यहाँ पर आपका पीएम भी अपॉइंट किया है। तो दो कंडीशन होती है कि जब मेजॉरिटी नहीं है तो राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कर सकते हैं, अदरवाइज वो कभी अपनी मर्जी से नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आपके पीएम की अपॉइंटमेंट होती है। अपॉइंटमेंट के बाद में आपके जो पीएम है वो शपथ लेंगे, ओथ लेंगे, और इनको जो ओथ दिलाते हैं वो भी आपके प्रेसिडेंट ही दिलाते हैं, ठीक है। और इनकी जो ओथ है वो शेड्यूल 3 में है, जिसको आप बोलते हैं हिंदी में अनुसूची 3, ठीक है। और इसमें इनकी 2 तरह की शपथ आपके पीएम लेंगे। तो पीएम कौन कौन सी शपथ लेते हैं, मैं आपको पिछले चैप्टर में भी बता चुकी हूं कि मैम एक तो ये पोस्ट की शपथ, पद की शपथ लेते हैं, और दूसरी मैम ये सीक्रेसी यानी कि गोपनीयता की शपथ लेते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये दोनों ही ओथ लेते हैं, ठीक है। तो आपके पीएम अपॉइंट होते हैं। अब हम बात करते हैं इनके टेन्योर की, कि जो प्रधानमंत्री होते हैं इनका कार्यकाल क्या होता है, या इनकी पदावधि क्या होती है, ठीक है। इसको बोलेंगे टेन्योर भी आप बोल सकते हैं, या टर्म ऑफ ऑफिस भी बोल सकते हैं, ठीक है, टर्म ऑफ ऑफिस। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो पीएम है उनका कार्यकाल कितना होगा, अगर सिंपल तो 5 इयर्स का होता है, 5 साल का होता है, 5 साल का होता है, ठीक है। सिंपल अगर आपसे कोई पूछे कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है या टेन्योर कितना होता है, तो मैम 5 इयर्स का होता है, 5 साल का होता है, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि जब तक आपके जो आपके पीएम हैं इनकी पार्टी को लोकसभा में मेजॉरिटी होती है, जब तक इन प्रधानमंत्री को इस लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है, मेजॉरिटी में रहते हैं, तब तक ये अपने पद से नहीं हट सकते हैं, जब तक इनको यहाँ पे बहुमत है। अगर गलती से भी इस लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव, ध्यान से सुनिएगा, अविश्वास प्रस्ताव, इसको बोलते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन,
नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये आप ध्यान से सुनिएगा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन हमेशा आपके यहाँ पर अपोजिशन पार्टी लाती है, अपोजिशन पार्टी लेकर आती है, या कह सकते हैं विरोधी दल लेकर आता है, विरोधी दल। ठीक है, और ये किसके अगेंस्ट आता है नो कॉन्फिडेंस मोशन? हमेशा ये अगेंस्ट में किसके आएगा? आपकी रूलर पार्टी के अगेंस्ट आता है, रूलर पार्टी यानी कि सत्ताधारी दल, सत्ताधारी दल। ठीक है, और आपके इस सत्ताधारी दल के विरुद्ध में आता है। जैसे एग्जाम्पल ले लो, जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन आपकी कांग्रेस किसके अगेंस्ट लेके आ सकती है? आपकी बीजेपी के अगेंस्ट लेके आ सकती है। अगर अगर यहां पर कांग्रेस को लगता है कि भाई बीजेपी को अब मेजॉरिटी नहीं है लोकसभा में, तो वो क्या करेगी? तुरंत यहाँ पे बीजेपी से क्वेश्चन करने के लिए एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आएगी। और इस नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब ही होता है कि सरकार को लोकसभा में अपनी मेजॉरिटी प्रूफ करनी होती है, और इसीलिए ये मोशन, ये प्रस्ताव हमेशा लोकसभा में ही आता है। और अगर गलती से ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा से पास हो जाता है, पारित हो जाता है, तो आपकी जो सरकार है, आपकी जो रूलर पार्टी है या जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, इसको तुरंत त्याग पत्र देना पड़ेगा, यहां पर रिजाइन देना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास होने का मतलब है कि अब सरकार के पास में लोकसभा में बहुमत नहीं है, और क्योंकि लोकसभा में बहुमत नहीं है, इसीलिए सरकार को यहां से अब त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो गया गलती से, तो पीएम को अपनी पोस्ट से हटना पड़ता है, पूरे की पूरी मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, सरकार खत्म हो जाती है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है अगर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है लोकसभा में। ये आप ध्यान में रखेंगे। और इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को लाने के लिए आपकी सरकार, मतलब जो अपोजिशन पार्टी लाती है, उसको लोकसभा के कम से कम 50 मेंबर्स, 50 सदस्यों का यहां पर समर्थन चाहिए, 50 सदस्यों का उसको सपोर्ट चाहिए लोकसभा के। ऐसे ही नहीं कि कभी भी ले आए, कम से कम लोकसभा के 50 सदस्य उसके सपोर्ट में होने चाहिए कि हाँ आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लाओ, हम आपके साथ में हैं। ठीक है, तो फिर आप ध्यान रखेंगे कि जब तक मेजॉरिटी है लोकसभा में सरकार को, तब तक प्रधानमंत्री अपने पद पर रहते हैं, और सामान्यतः मानते हैं 5 वर्ष तक। क्यों? क्योंकि लोकसभा का भी जो टेन्योर होता है, जो कार्यकाल होता है, वो 5 इयर्स का ही होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम पीएम क्या केवल लोकसभा से ही होते हैं? नहीं, पीएम आपके लोकसभा के भी मेंबर हो सकते हैं, और राज्यसभा के मेंबर भी पीएम अपॉइंट हो सकते हैं। राज्यसभा से भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे एचडी देवगौड़ा साहब हैं, इंदिरा गांधी हैं, मनमोहन सिंह जी हैं, ये सब राज्यसभा के मेंबर थे और पीएम अपॉइंट किए गए थे। तो पीएम आपके किसी भी हाउस से मेंबर हो सकते हैं और उनको पीएम अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपके इनका टेन्योर हो गया। अब टेन्योर के बाद में हम बात करते हैं, एक चीज और ध्यान रखेंगे यहाँ पर टेन्योर में, कि जो प्रधानमंत्री होते हैं, जो पीएम होते हैं बेटा, ये भी आपके प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होते हैं, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, या आप कह सकते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये अपना पद धारण करते हैं। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति इनको अपॉइंट करते हैं और राष्ट्रपति ही इनको हटाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति ऐसा नहीं कि कभी भी इनको हटा देंगे। ये तभी राष्ट्रपति इनको इनकी पद से हटा सकते हैं जब लोकसभा में इनको मेजॉरिटी नहीं रहती, या सरकार अपनी बहुमत को लोकसभा में प्रूफ नहीं कर पाती है, सिद्ध नहीं कर पाती है। तो ये क्या हुआ भैया, हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवीजन कर लो। हमने पढ़ा कि प्रधानमंत्री क्या होते हैं, इनको क्यों रियल हेड कहा जाता है, उसके बाद में राष्ट्रपति इनको अपॉइंट कौन करता है, उसके बाद में इनको शपथ कौन दिलाता है, ये कहां कहां से होते हैं, इनका कार्यकाल कितना होता है। अब हम बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, योग्यताएं की बात कर लेते हैं। क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं, इनकी योग्यताएं क्या होती हैं।
अगर आपसे कोई पूछे कि भाई जो पीएम होते हैं उनकी मिनिमम एज कितनी होती है, पीएम जो हैं इनकी मिनिमम एज, या आप कह सकते हैं न्यूनतम आयु, ठीक है। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि मैंने बताया कि लोकसभा के मेंबर भी हो सकते हैं और राज्यसभा के मेंबर भी हो सकते हैं, है ना। तो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए कितना 25 इयर्स की आपकी एज होनी चाहिए और राज्यसभा का सदस्य बनने की 30 इयर्स होनी चाहिए। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, मिनिमम एज पूछी है ना, तो आपका आंसर 25 होगा, क्योंकि मिनिमम तो 25 है ना, 30 तो 25 से ज्यादा है और हमसे क्वेश्चन मिनिमम एज को लेकर पूछा गया है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन। तो इनके पास में सबसे पहली क्वालिफिकेशन की डिमांड होती है कि या तो ये लोकसभा के मेंबर हों, ठीक है, या फिर ये आपके राज्यसभा के मेंबर हों। ये दो डिमांड्स यहां पर की जाती हैं कि या तो ये इस हाउस के सदस्य हो या फिर ये इस हाउस के सदस्य हो, ठीक है, तभी यहां पर आपके पीएम बन सकते हैं। लेकिन मैम हमने ये भी पढ़ा है कि जो प्रधानमंत्री हैं अगर वो किसी हाउस के सदस्य नहीं हैं तो उनको प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। ऐसे भी पर्सन को जो ना तो लोकसभा का ना ही राज्यसभा का, इनमें से किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, उसको भी पीएम बनाया जा सकता है या पीएम अपॉइंट किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए भी वही कंडीशन है कि उसको विद इन 6 मंथ्स या आप कह सकते हैं 6 माह के अंदर अंदर, ठीक है, उसको क्या करना होगा भाई, उसको मेंबरशिप लेनी होगी, मेंबरशिप लेनी होगी। और मेंबरशिप चाहे वो लोकसभा की ले चाहे राज्यसभा की, उसको किसी भी एक हाउस की सदस्यता लेनी होगी। और अगर वो नहीं ले पाता है तो फिर उसको उसकी पोस्ट से हटना होगा। और इस तरीके से अगर किसी पर्सन को एक बार पीएम बना दिया गया है तो उसको दोबारा पीएम इस तरीके से नहीं बनाया जाएगा। यही केवल इनकी क्वालिफिकेशन की डिमांड होती है, उसके अलावा और कोई डिमांड नहीं होती है। ये पीएम आपके इतने पावरफुल होते हैं कि अगर पीएम, ठीक है, अगर बात करें इनके त्यागपत्र की, अगर हम बात करें इनके रेजिग्नेशन लेटर की, तो ये जो अपना रेजिग्नेशन लेटर देते हैं, ठीक है, रेजिग्नेशन लेटर, तो ये किसको देते हैं, प्रेसिडेंट को। ये आप ध्यान रखना, त्यागपत्र ये अपना राष्ट्रपति को देते हैं। और गलती से भी अगर इन्होंने त्यागपत्र दे दिया तो ये पूरी की पूरी मंत्री परिषद का अस्तित्व खत्म कर सकते हैं, इतने पावरफुल होते हैं ये, पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को खत्म कर देते हैं अपना एक त्यागपत्र देकर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आपको ये भी ध्यान रखना है कि और मैम क्या क्या कंडीशंस आती हैं जब राष्ट्रपति पीएम की अपॉइंटमेंट में अपनी मर्जी चलाते हैं, मतलब अपनी मर्जी से अपॉइंट करते हैं। तो आप देखिए, अगर अचानक से मान लीजिए काम शुरू हुआ, टेन्योर स्टार्ट हो गया है और प्रधानमंत्री की बीच में ही मृत्यु हो जाती है, तो उस टाइम पे क्या होगा मैम, फिर क्या करेंगे, कैसे सरकार बनी रहेगी। तो देखो उस टाइम पे अगर जैसे कई बार क्या होता है कि अगर किसी पीएम को यहाँ पे अपॉइंट किया गया तो उसके बाद में ये देखा जाता है कि अगर गलती से इन्होंने रिजाइन दे दिया या फिर अचानक से सडन से, पहले तो कोई किसी के बारे में इतना नेगेटिव नहीं सोचता है, लेकिन फिर भी अगर ये पहले से डिसाइड है कि इनके बाद में ये प्रधानमंत्री बनेंगे तो इस कंडीशन में तो राष्ट्रपति उसी पर्सन को बनाते हैं। लेकिन अगर मान लो कि डिसाइड ही नहीं है कि किसी प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया या त्यागपत्र दे दिया तो पूरी मंत्रिपरिषद खत्म हो जाएगी, या कोई प्रधानमंत्री उसकी मृत्यु बीच में ही हो गई, ठीक है, उसकी मृत्यु बीच में ही हो गई और अगला प्रधानमंत्री कौन होगा ये डिसाइड नहीं है, तो उस कंडीशन में भी राष्ट्रपति अपनी मर्जी से पीएम अपॉइंट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई थी और इंदिरा गांधी के बाद में आपके जो राजीव गांधी थे उनको फिर यहां पर पीएम अपॉइंट किया गया था। ये भी आप ध्यान रखेंगे। एक कंडीशन और होती है, एक कंडीशन ये होती है जो मैं आपको पहले बता चुकी हूं कि जब किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं होती है तब भी यहां पर पीएम जो हैं उनको राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं अपनी मर्जी से। तो ये चीज एक कंडीशन और ध्यान रखना कि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी है
उस पॉलिटिकल पार्टी के दो ऐसे लीडर हैं जो आपस में झगड़ा करें कि भाई पीएम मैं बनूंगा कि पीएम मैं बनूंगा, तो यहां पर आपके फिर राष्ट्रपति ही यहां पे अपनी मर्जी से उन दोनों में से किसी एक को अपॉइंट कर देते हैं, लेकिन करेंगे उसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को, क्योंकि मेजॉरिटी तो है लेकिन डिसाइड नहीं हो पा रहा कि पीएम किसको अपॉइंट किया जाए, तो फिर वहां पर राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे उस कंडीशन में भी। तो ये कंडीशन सब आपको याद रखनी है, ठीक है। रेजिग्नेशन लेटर या त्याग पत्र प्रेसिडेंट को देते हैं और अपनी पोस्ट को छोड़ सकते हैं। अब देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री के फंक्शंस क्या होते हैं, इनके कार्य क्या होते हैं। सबसे पहले तो जैसे ही प्रधानमंत्री अपॉइंट होते हैं, अपॉइंट होने के बाद में बेटा वो ओथ लेते हैं, और ओथ लेने के बाद में उनका थर्ड काम होता है एक लिस्ट तैयार करना, एक सूची तैयार करना, एक लिस्ट रेडी करते हैं, एक सूची तैयार करते हैं। और इस सूची में आपके जो मंत्री परिषद है, ध्यान से सुनिएगा, आपकी जो मंत्री परिषद है, आपकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, तो ये सबसे पहले इस मंत्री परिषद का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, या कह सकते हैं कि इसका निर्माण करवाते हैं। और निर्माण के लिए क्या करेंगे, निर्माण के लिए सबसे पहले एक लिस्ट तैयार करेंगे। इस लिस्ट में मिनिस्टर्स के नेम होंगे या मंत्रियों के नाम होंगे, मंत्रियों के नाम, नेम ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, नेम ऑफ मिनिस्टर्स। उसके अलावा इसी लिस्ट में बेटा इनके विभाग या मंत्रालय का नाम भी लिखा होगा, विभाग या मंत्रालय, ठीक है। आप कह सकते हैं डिपार्टमेंट या फिर मिनिस्ट्री, कि कौन से मंत्री को कौन सी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट देना है, ठीक है, मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट देना है, ये सब इस लिस्ट में लिखा होता है। तो सबसे पहले ये पीएम ओथ लेने के बाद में अपने मंत्री परिषद में जो मंत्री इनको शामिल करने हैं उनकी सूची बनाते हैं, उस सूची में उनके नाम लिखते हैं। उसके अलावा उन मिनिस्टर्स के नेम को लिखने के साथ साथ उनके डिपार्टमेंट, ये पूरा लिखना, एक मिनट डिपार्टमेंट्स, ठीक है, इसका नाम लिखा रहता है। और फिर उसके बाद में आपके जो राष्ट्रपति हैं, इस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपके जो प्रेसिडेंट हैं, वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि इस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपके प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को यहां पर अपॉइंट कर देते हैं। तो इस तरीके से मंत्रिपरिषद का निर्माण हो जाता है। उसके बाद में इनका मेन काम होता है कि इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जब भी मीटिंग्स होती हैं, इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जब भी मीटिंग्स होती हैं या आप कह सकते हैं कि बैठक होती हैं, तो उनकी ये क्या करते हैं, उनकी ये अध्यक्षता करते हैं, या आप कह सकते हैं कि उन मीटिंग्स के ये चेयरमैन होते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये क्या करते हैं कि सारे के सारे जो मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, उनके डिपार्टमेंट्स को एक्सचेंज भी कर सकते हैं। उनके जो डिपार्टमेंट दिए गए हैं या उनको जो मिनिस्ट्री दी गई है, ठीक है, उनको जो मंत्रालय और विभाग दिए जाते हैं, इनमें ये क्या कर सकते हैं, फेर बदल भी कर सकते हैं। फेर बदल मतलब कि किसी को, जैसे पहले कोई, हम एग्जांपल लेते हैं ये ए, एक ये बी और एक ये सी, इनको दिया गया फाइनेंस मिनिस्ट्री, इनको दिया गया डिफेंस मिनिस्ट्री, इनको दिया गया यहाँ पर होम मिनिस्ट्री। तो अब ये एक बार इन्होंने दे दिया, अब दूसरी बार में ये कर सकते हैं कि ए को ये डिफेंस मिनिस्टर बना दें, बी को ये होम मिनिस्टर बना दें और सी को ये फाइनेंस मिनिस्टर बना दें। तो इस तरीके से ये डिपार्टमेंट्स को एक्सचेंज भी कर सकते हैं, ये इनके पास राइट होता है, ठीक है। उसके अलावा ये क्या करते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यहां पर आपके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का डिपार्टमेंट देने के साथ साथ में उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो मंत्री हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन भी बनाते हैं, सह संबंध भी स्थापित करते हैं। और अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में किसी भी चीज को लेकर डिस्प्यूट होता है तो उनके विवादों का भी समाधान करते हैं। मतलब एक तरीके से उनमें समन्वय का जो काम करते हैं ये आपके पीएम ही करते हैं, ये सारे काम आपके पीएम के ही होते हैं। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल अब मैं पढ़ाने वाली हूं आपको, आर्टिकल 78, इसको आप कह सकते हैं कि यहां पर ये पीएम की आप इनको ड्यूटीज भी बोल सकते हैं कि इस आर्टिकल में पीएम के कर्तव्य हैं, या कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमाकर पूछता है कि किस आर्टिकल के तहत पीएम मीडिएटर की भूमिका या मीडिएटर का रोल प्ले करते हैं, ठीक है, मध्यस्थ की भूमिका, ठीक है,
मध्यस्थ की भूमिका, ठीक है, मीडिएटर का रोल कहाँ कैसे प्ले करते हैं। तो देखो यहाँ पर आपके जो प्रेसिडेंट होते हैं, ध्यान से सुनो, एक तरफ हम प्रेसिडेंट लिखेंगे और एक तरफ हम लिखेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पे एक तरफ हम लिख लेते हैं पीएम। तो इस आर्टिकल के तहत पीएम से आपके जो प्रेसिडेंट हैं वो प्रशासन से संबंधित, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड और आपके जो विधि होती हैं, जो लॉज होते हैं, उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, उनसे संबंधित सूचना मांग सकते हैं। जो प्रशासन और विधि से संबंधित हैं उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ये मांग सकते हैं, और ऐसी इंफॉर्मेशन जो प्रेसिडेंट पीएम से मांगते हैं वो इंफॉर्मेशन इनको देना जरूरी होता है। उसके अलावा इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने, जिसको आप बोलते हैं मंत्री परिषद, इस मंत्री परिषद ने अगर कोई डिसीजन लिया है, कोई निर्णय लिया है, तो उस डिसीजन के बारे में अगर राष्ट्रपति जानना चाहते हैं तो ये जो आपके पीएम हैं, ठीक है, ये जो पीएम है ये क्या करेंगे, इनकी इंफॉर्मेशन यहां पर राष्ट्रपति को दे देंगे, ठीक है। और अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है या कोई ऐसा कार्य है जो कि प्रेसिडेंट कहे कि भैया आप जाके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बताओ, तो पीएम यहाँ पे प्रेसिडेंट के चीजों को भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बताते हैं। तो ये जो पीएम है ये क्या कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में मीडिएटर का रोल भी प्ले कर रहे हैं कि यहाँ की इंफॉर्मेशन यहाँ दे रहे हैं और यहाँ की इंफॉर्मेशन यहाँ दे रहे हैं। तो इस तरीके से इस आर्टिकल में मीडिएटर का रोल भी प्ले करते हैं। उसके अलावा आपके जो प्रेसिडेंट हैं वो इन पीएम को ये भी कह सकते हैं कि भाई मान लो कोई विषय है, कोई ऐसा सब्जेक्ट है, कोई ऐसा विषय है जिस पे किसी एक मिनिस्टर ने, जिस पर किसी एक मंत्री ने तो विचार कर लिया है, ठीक है, इस मिनिस्टर ने तो विचार कर लिया है लेकिन पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कोई भी विचार नहीं किया है, तो ये कह सकते हैं कि इस सब्जेक्ट पे आप जाकर पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से क्या करवाओ, विचार करवाओ। तो फिर पीएम यहां पर आकर इनसे विचार करने के लिए कह सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को एक दूसरे, यहाँ पे इनकी इंफॉर्मेशन यहाँ और यहाँ की इंफॉर्मेशन यहाँ, तो ये मीडिएटर का भी रोल यहाँ पे प्ले करते हैं इस तरीके से। इसीलिए कहा जाता है कि किस आर्टिकल के तहत प्रधानमंत्री मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं, तो आर्टिकल 78, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आर्टिकल 75 में आपको पढ़ा चुकी हूँ, आर्टिकल 74 में आपको पढ़ा चुकी हूँ, आर्टिकल 53 आपको बता दिया, आर्टिकल 75 का सब क्लॉज 1 बता दिया, आर्टिकल 75 का सब क्लॉज 3 बता दिया, और ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, आप इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और फिर अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे।